नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि इकोनॉमिक्स के मैंने पिछले एपिसोड में आपको पढ़ाया था कि योजना आयोग, इसके बाद योजना आयोग को जो योजना आयोग को जो कंट्रोल करता है के बारे में पढ़ाए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में पढ़ाए थे। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में बताए थे और आर्थिक व्यय के बारे में बताए थे। आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाए थे। तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए जब हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार की अर्थव्यवस्था को भी हमें समझना बहुत जरूरी है। तो उसी में हम आज देखेंगे कि बिहार में विकास की क्या प्रक्रिया है, बिहार में विकास की क्या गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, बिहार की बात किया जाए, बिहार की अगर बात करते हैं बिहार की अगर बात करते हैं, एक मिनट। बिहार की अगर बात किया जाए, ये देखिए क्या है, बिहार का मैप है। चलिए थोड़ा बिहार के मैप को थोड़ा हम समझ लेते हैं। ये देखिए बिहार का मैप है। प्राचीन काल में हमारा बिहार और झारखंड, जितना भी मगध क्षेत्र है, जितना भी महाजनपद का काल था, लगभग जो है ना, चंपा बिहार से ही बिलोंग करता था। चंपा जो क्षेत्र था मगध के, बिहार से ही बिलोंग करता था, सारण सिवान के क्षेत्रों में ही आता था। तो हमारा प्राचीन बिहार का अगर देखा जाए तो प्राचीन बिहार में इतिहास का जो क्रम है, विकास का जो क्रम है, बहुत ही क्रमबद्ध तरीका से बिहार का विकास हुआ। बिहार का विकास के लिए बड़े बड़े सम्राट बिहार में आए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य आए, अशोक आए, महाराजा गुरु गोविंद सिंह आए। इसके बाद जब हम आधुनिक और मॉडर्न हिस्ट्री में प्रवेश करते हैं तो बिहार से ही 1857 की क्रांति में एक लहर पैदा की वीर कुंवर सिंह। उसी में अगर बिहार के इतिहास को अगर देखा जाए, बिहार की अगर देखा जाए तो बिहार के विकास का अगर क्रम देखा जाए तो हमारे बिहार के विकास के लिए बहुत बड़े बड़े वीर योद्धा सब आते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, समझ जाइए, जो मौर्य वंश के संस्थापक हैं। अशोक आते हैं, जो चंद्रगुप्त का बेटा होता है। तो शेरशाह सूरी आते हैं। शेरशाह सूरी के आप अगर देखिएगा, जब मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री, बिहार का जब मिडिवल हिस्ट्री पढ़िएगा तो शेरशाह का एक अलग ही इतिहास है। उन्होंने हुमायूं को हरा कर, समझ जाइए, दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया था, इतना पावरफुल था। और गुरु गोविंद सिंह की बात किया जाए, जो सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जो इनका जन्म पटना में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया है। इसके बाद गुरुमुखी का स्थापना किए थे। ये सब गुरु गोविंद सिंह ने किया था बिहार के विकास के लिए। बाबू वीर कुंवर सिंह की बात किया जाए तो 1857 के क्रांति जब हम पढ़े होंगे, ई पथ मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उस पर कंपटीशन का जो है ना, हम लोग कंटेंट देते हैं। उस पे हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ाया है। 1857 की क्रांति बिहार के अगर देखा जाए, जमशेदपुर से जमशेदपुर से बिहार से जो है 1857 की क्रांति जो है ना, नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह ने ही किया था। उन्होंने कहा था कि 80 वर्ष की हड्डी में जागा जोश पुराना था, लोग कहते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह बड़ा मीर मर्दाना था। तो बाबू वीर कुंवर सिंह के जो है ना रुतबा है, और इनका जो है ना तेवर अलग ही था। समझ जाइए, एक ऐसा अंग्रेज था, एक ऐसा मतलब उस समय बिहार में अंग्रेज का एक ऐसा हब बन चुका था। उसी हब को हटाने के लिए बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार से लेके उत्तर प्रदेश तक अंग्रेज को मार के बिलगाता है, इतना दम था। समझ जाए वीर कुंवर सिंह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात किया जाए, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से आप परिचित पहले से ही होंगे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सारण जिला के जीरादेव नामक गांव में होता है। और राजेंद्र प्रसाद, समझ जाइए, राजेंद्र प्रसाद अगर देखा जाए
तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और संविधान बनने में और संविधान बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इनको देखते हुए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है, जो बिहार से बिलोंग करते थे। और संविधान सभा की समिति भी जो है ना राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है संविधान बनाने के लिए। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे बड़े बुजुर्ग में थे और सबसे होशियार और सबसे बुद्धि वाले लोग थे, मतलब और उदारवादी विचार के धारा उदारवादी विचार के लोग थे। मतलब ये इसका जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी, मतलब इसकी जो विचारधारा है जो है ना उदारवादी विचारधारा है। मतलब मॉडरेट फेस के लोग थे, जो देश की स्वतंत्रता दिलाने के लिए, देश की संविधान बनाने के लिए, देश में कानून व्यवस्था लागू कराने के लिए इनकी बहुत बड़ी भूमिका है पूरे भारत में। तो बिहार के विकास के लिए बहुत जो है ना वीर योद्धा सब आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, अशोक आते हैं, शेरशाह आते हैं, गुरु गोविंद सिंह आते हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं। उसी प्रकार एक महात्मा गांधी जो है, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता है, महात्मा गांधी के पहला सफल आंदोलन चंपारण से ही शुरू होता है, नील की खेती के विरोध के लिए। तो बिहार के विकास के लिए जो है ना बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी, बड़े बड़े वीर योद्धा, बड़े बड़े जो है ना सम्राट भी आते हैं बिहार के विकास करने के लिए और बिहार को विकास के लिए प्रयास करते। लेकिन मिडिवल हिस्ट्री में एक आता है बख्तियार खिजली आता है, जो तुर्की के रहने वाला था। वो बिहार को लगभग आधा बिहार को बर्बाद कर देता है। और जब मिडिवल हिस्ट्री जब अंग्रेज आने लगता है 1857 के बाद, 1600 के आसपास, 1857 क्रांति के बाद, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन व्यवस्था खत्म होने लगता है, तो बिहार में समझ जाइए, बिहार में विकास का क्रम और तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन क्या होता है कि ऐसा, क्योंकि बिहार जो है ना, बिहार देखते हुएगा मैप, अगर बिहार का अगर देखा जाए, सुन लीजिए थोड़ा हम देख लेते हैं बिहार के बारे में और बढ़िया से। अब देखिए बिहार जो है ना, बिहार एक नेपाल, अब बिहार, अब देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे बिहार की अगर देखा जाए, बिहार एक उत्तरी पूर्वी, भारत की उत्तरी पूर्वी दिशा में अवस्थित है बिहार। बिहार का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। बिहार का पिछड़ापन का कई कारण है। पहला कारण क्या है कि बिहार जो है ना, बिहार नेपाल से सटा हुआ है, बिहार नेपाल से सटा हुआ है। और नेपालियन क्या है, नेपाल जो है एक पहाड़ियन क्षेत्र है, नेपाल एक माउंटेन वाला क्षेत्र है, हिमालयन क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ नेपाल के क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। और वह वर्षा, जब नेपाल में अधिक वर्षा होने के कारण वहां के पानी, नेपाल के पानी एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो नेपाल के सरकार पानी भारत में छोड़ देता है, क्योंकि नेपाल बिहार से ऊपर है, और ऊपर का पानी, जब पानी का ढलान नीचे तरफ ही जाता है, जब अनुगामी दिशा, आप अपवाद क्षेत्र में नदी के चैप्टर में आप पढ़े होइएगा, तो नेपाल के पानी जब बिहार में आता है तो बिहार में बहुत तबाही मचाता है, पूरा बिहार बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। मतलब जो उत्तरी बिहार है, जो नेपाल से सटा हुआ जिला है, पूरे उत्तरी बिहार को तबाही कर देता है, बर्बाद कर देता है। बाढ़, जितना भी फसल है, माल जाल की क्षति हो जाती है, और बिहार जो है ना विकास नहीं कर पाता। उसी प्रकार हमारे बिहार के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है गंगा नदी। गंगा नदी क्या करती है कि उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को बांट देती है, और उत्तरी बिहार में जो भी पानी आती है सब गंगा नदी में चली जाती है। गंगा नदी का चौड़ाई और लंबाई दोनों लंबा है, तो पानी एडजस्ट कर जाती है गंगा नदी में। और उसी प्रकार उसी समय में दक्षिणी बिहार में सूखा आ जाता है, और सूखा से प्रभावित क्षेत्र यहाँ भी जो है ना, यहाँ फसल बर्बाद हो जाता है, यहाँ पानी के कारण फसल बर्बाद हो जाता है, और यहाँ जो है ना सूखा के कारण फसल बर्बाद होता है। तो दोनों अगर देखा जाए तो दोनों एंगल से यहाँ बर्बाद हो रहा है बिहार में। बिहार के पिछड़ेपन का कई कारण है, बिहार के पिछड़ेपन का कई कारण है, जिनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित है।
ऐतिहासिक कारण देखा जाए तो बिहार में ब्रिटिश शासन के दौरान उद्योग का विकास नहीं हुआ। मतलब ब्रिटिश शासन काल में अगर देखा जाए उद्योग सबसे अधिक कलकत्ता के क्षेत्रों में, विशाखापट्टनम के क्षेत्रों में, इसके बाद देखा जाए तो पूना के क्षेत्रों में अधिक ब्रिटिश शासन काल जो है ना उद्योग बनाया था। और बिहार में जो भी बिहार में बड़ा बड़ा उद्योग था, जो बिहार और झारखंड का जब जब विभाजन होता है तो अधिकांश 95% उद्योग जो है ना झारखंड के क्षेत्र में चला जाता है, समझ जाइए। आर्थिक पिछड़ा पड़ा है। सामाजिक कारण की बात किया जाए तो बिहार में सामाजिक कारण में सबसे गंदा है जातिवाद, क्योंकि बिहार जो है ना जातिवाद के कारण ही पिछड़ा हुआ है, सबसे बड़ा रीजन दिखा जाए। और बिहार का जो लिटरेसी रेट भी है सबसे कम है, मतलब जो शिक्षा का जो आंकड़ा है वो बिहार में सबसे कम है, समझ जाइए। अशिक्षा है, देखिए पहला है जातिवाद है, अशिक्षा है, सामाजिक असमानताएं। मतलब हमारे बिहार में सामाजिक विभाजन लोग ज्यादा कर लेते हैं, आपस में थोड़ा मोड़ा विवाद हो गया जिसे सामाजिक विभाजन हो जाता है। तो ये सामाजिक विभाजन और सामाजिक असमानताएं भी बिहार के पिछड़ने का कारण है, आगे विकास में बाधा डालती है। आगे देखा आर्थिक कारण अगर देखा जाए तो बिहार के अधिकांश लोग जो कृषि पे निर्भर है, और कृषि क्या है, कृषि क्या है, छुपी हुई बेरोजगारी है कृषि में छुपी हुई बेरोजगारी है। और लेकिन कृषि भी है तो कुशल कृषि नहीं है, हमारे बिहार में सफल कृषि नहीं है, अच्छे से फसल वैज्ञानिक तरीका से फसल नहीं किया जाता है बिहार में। और बिहार में जब कृषि की बात किया जाए, जो कृषि होती है तो बाढ़ से पूरा कृषि बर्बाद हो जाता है। तो ये भी है पिछड़ने का कारण बिहार का। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, उद्योग का अभाव और प्राकृतिक आपदाएं, जैसे अगर देखा जाए बाढ़ और सुखाड़ आता है और पूरा फसल को बर्बाद कर देता है, कृषि सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर को ही नष्ट कर देता है, समझ जाइए। आगे मतलब कृषि पे अधिक निर्भरता, मतलब बिहार के सभी लोग कृषि पे ही निर्भर है, बिहार के सभी लोग कृषि पे ही निर्भर है। नहीं, बहुत ऐसे लोग होते हैं, बहुत आप जाइएगा महाराष्ट्र में जाइएगा तो वहाँ कृषि का व्यापार पे ज्यादा निर्भर रहते हैं। गुजरात में जाइएगा तो वहाँ कृषि का समझ जाइए, व्यापार बिजनेस समझ जाइए, तो इस पे ज्यादा निर्भर रहते हैं। बिहार के लोग कृषि पे ही ज्यादा निर्भर है, ये भी पिछड़ने का एक कारण है। राजनीतिक कारण की बात किया जाए तो बिहार में राजनीतिक कारण बहुत ही गंदी है, क्योंकि यहाँ जो है ना 2 साल 3 साल पे ही जो है ना अदल बदल जो है ना पार्टी कर लेती है, जिससे सरकार चलाने में दिक्कत होती है। और इससे जब सरकार चलाने में दिक्कत होगी तो बिहार को विकास करने में भी दिक्कत आएगी। भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता ने भी विकास को बाधित किया है। मतलब भ्रष्टाचार बिहार में पूरे भारत की बात करते हैं तो पूरे भारत में सबसे अधिक भ्रष्टाचार बिहार में ही है। अब किसी भी ऑफिस में जाइए, समझ आइए, या ब्लॉक में जाइए, आप ब्लॉक में मान लीजिए आपको किसी जमीन का कोई काम है, दाखिले खारिज करवाना है, तो उसमें से आपको 5 साल तक ले लेगा सर अधिकारी। इस भ्रष्टाचार के कारण में विकास जो है ना बिहार का विकास में अवरुद्ध डाल रहा। इन कारणों को दूर करने के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर कुशल पूर्वक काम करना चाहिए। अगर किसी समझ जाइए, मतलब बिहार को विकास करने के लिए जो है ना सरकार और आम पब्लिक को दोनों को ईमानदारी से मिलकर काम करनी चाहिए। दोनों में तालमेल अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो है ना तालमेल अच्छी रहेगी तो सरकार अच्छी तरीका से चलाएगा, लोग ईमानदारी पूर्वक से काम करें। आगे अगर देखा जाए तो बिहार के पिछड़ेपन का कई और कारण है। पहला कारण अगर देखा जाए तो पहला कारण तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। अगर पूरे भारत की अगर देखें तो पूरे भारत में तीसरा नंबर पर बिहार एक ऐसे राज्य है जहां सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। लगभग वर्तमान में बिहार की अगर देखा जाए तो वर्तमान में बिहार की जनसंख्या अगर देखा जाए तो वर्तमान में बिहार की जनसंख्या 13 करोड़, भैया 13 करोड़, समझ आइए 13 करोड़ जनसंख्या है बिहार में। इतना जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है, समझ जाइए जितना बिहार की जनसंख्या है। आगे अगर देखा जाए आधारभूत संरचना की कमी, आधारभूत संरचना की कमी का मतलब होता है कि बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है पानी बिजली, जो छोटी छोटी आवश्यकताएं पड़ती है जीवन जीने के लिए, पानी हुआ, बिजली हुआ, समझ जाइए बिजली हुआ, सड़क हुआ, सड़क हुआ, समझ जाइए, इसके बाद सड़क, पानी हुआ, बिजली हुआ, सड़क हुआ, मकान हुआ, मकान हुआ,
मकान के अगर बात देखा जाए तो मकान हुआ, इसके बाद अगर देखा जाए कपड़ा हुआ, भोजन हुआ, ये सब क्या है, ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है। मतलब आपका अगर आधारभूत वीक है, समझ जाइए, तो इसका मतलब आप पिछड़े हुए हैं। मतलब आधारभूत संरचना की कमी, पानी, बिजली, सड़क, समझ जाइए, मकान, कपड़ा, इस सब की अगर कमी है तो समझ जाइए कि आप पिछड़ने वाले हैं। कृषि पे निर्भरता, बिहार के 80% से अधिक लोग कृषि पे निर्भर है। समझ जाए, ये भी क्या है, पिछड़ने का एक सबसे बड़ा कारण है कि लोग यहाँ व्यापार नहीं करना चाहते हैं। समझ जाइए, रोजगार, प्रत्यक्ष रूप से रोजगार नहीं करना चाहते हैं। ये सभी क्या है, बिहार के पिछड़ने का कारण है। बाढ़ और सुखाड़, अब ये क्या बोले हैं कि बिहार एक हिमालयन हिमालयन देशों से सटा हुआ देश है। यहाँ कई नदी आती है, जैसे गंडक नदी आती है, बूढ़ी गंडक नदी आती है, महानंदा नदी आती है, कोसी नदी आती है। ये नदी सालों भर इकट्ठा करके पानी लेकर आती है और बिहार के क्षेत्रों में प्रभावित कर देती है, और पूरे बिहार को जो है ना बाढ़ से प्रभावित करके फसल बर्बाद कर देती है। इधर बारिश से जो है ना, इधर पानी से बाढ़ आने के कारण पूरा फसल बर्बाद हो जाती है। उसी समय में इधर सुखाड़, इधर बारिशें नहीं आती है दक्षिणी बिहार में, जिसके कारण यहाँ सुखाड़ के कारण पूरा फसल बर्बाद हो जाती है। तो दोनों कारण है, बाढ़ और सुखाड़ दोनों कारण है बिहार को प्रभावित करने में। औद्योगिक पिछड़ापन, तो 15 नवंबर अगर देखा जाए, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या होता है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार और झारखंड अलग हो जाता है। जब अलग होता है तो मतलब 96 पॉइंट समथिंग समथिंग प्रतिशत जो है ना औद्योगिक सेक्टर, मतलब उद्योग वाला जो क्षेत्र है, उद्योग वाला जो राज्य है, वह झारखंड के क्षेत्रों में चला जाता है। जैसे हजारीबाग, बोकारो, जमशेदपुर सब बिहार का हिस्सा होता है। लेकिन जब विभाजन होता है तो ये सब जितना भी उद्योग वाला सेक्टर वाला जो क्षेत्र था, उस सब झारखंड के क्षेत्रों में चला जाता है, और बिहार में नाम मात्र, मतलब 2.4% के आसपास बिहार में उद्योग बच चुका है, और इससे न रोजगार मिल रहा है, समझ जाइए, इसे रोजगार भी नहीं मिल रहा है, और इससे बिहार में विकास नहीं हो रहा है। ये भी एक क्या है, बिहार के पिछड़ने का कारण है। गरीबी, बिहार में गरीबी अगर देखा जाए तो बिहार के गरीबी रेखा में लोगों को जो है ना सबसे अधिक गरीबी रेखा में शामिल है, क्योंकि बिहार के जो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, आर्थिक विकास हो नहीं पाता है, समझ, इसके कारण बिहार भी बहुत तेजी से पिछड़ा हुआ राज्य में से एक राज्य है। खराब विधि व्यवस्था, यहाँ विधि व्यवस्था की बात किया जाए तो खराब विधि व्यवस्था है, यहाँ योजना भी ठीक से अच्छी तरीके से काम नहीं करती है, सड़क को मरम्मत नहीं करवाया जाता है, शिक्षा व्यवस्था में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए, सरकारी जो भी कार्य होता है उस पर जो है ना समय पे काम नहीं होता है, जो खराब विधि व्यवस्था के कारण में बिहार पिछड़ने का कारण है। कुशल प्रशासन, यहाँ जो प्रशासन, यहाँ की जो सरकारें हैं वह कुशल रूप से नहीं काम करती है, सरकार प्रशासन समय पे नहीं पहुंच पाती है, सरकार जल्दी से एक्शन नहीं ले पाती है, तो ये भी बिहार के पिछड़ने का कारण, ये तो पिछड़ने का कारण है। लेकिन इसे दूर करने का भी उपाय है। पहला उपाय अगर देखा जाए तो जनसंख्या पे हम नियंत्रण कर सकते हैं, समझ आइए, पॉलिसी लाकर, जिस प्रकार चाइना ने पॉलिसी लाया 3 चाइल्ड पॉलिसी, मतलब चाइना में पहले 2 बच्चा करता था, अब लेकिन 3 चाइल्ड पॉलिसी जो है ना लागू कर दिया है, वहां 3 बच्चा से अधिक आप बच्चा नहीं कर सकते हैं, जिससे जनसंख्या नियंत्रण पर काफी प्रभाव पड़ा है। तो जनसंख्या नियंत्रण भी जो है ना बिहार के पिछड़ने का कारण है। मतलब जनसंख्या नियंत्रण को, जनसंख्या पे आप नियंत्रण कर रहे हैं तो इससे क्या पिछड़ापन दूर हो सकता है बिहार में। कृषि को तेजी से विकास, मतलब कृषि सेक्टर को तेजी से विकास करना है। जैसे कृषि अगर देखा जाए तो कृषि में वैज्ञानिक तरीका से खेती करना चाहिए, कृषि में नए नए टेक्नोलॉजी लाना चाहिए ताकि कृषि फास्ट हो, फसल को उत्पादन हो, और कृषि को ऑर्गेनिक तरीका से, कार्बनिक विधि से, ऑर्गेनिक पूरे कृषि को जो है ना कार्बनिक पदार्थों पर जो है ना वस्तु का इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। बाढ़ पर नियंत्रण, मतलब बाढ़ पर नियंत्रण कर सकते हैं, डैम बना के हम कर सकते हैं, डैम बनाकर कर सकते हैं, डैम बनाकर हम बाढ़ का नियंत्रण कर सकते हैं। आधारभूत संरचना का विकास, बिजली, पानी, सड़क, इस सब का काफी तेजी से विकास होगा तो हमारा देश भी क्या होगा, विकास होगा, और पिछड़ने नहीं पिछड़ेगा। उद्योग का विकास, हमारे देश में, हमारे राज्य में बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगेगा, बड़ा बड़ा उद्योग लगेगा, औद्योगिक क्रांति नीति के तहत, औद्योगिक नीति के तहत बड़े बड़े क्रांति, बड़े बड़े उद्योग, कुटीर उद्योग या बड़े बड़े कोई भी लघु उद्योग, कोई भी उद्योग अगर बन रहा है तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे बिहार विकास करेगा और पिछड़ने से
गरीबी दूर करना, गरीबी दूर कर सकते हैं, समझ आइए, स्वयं के रोजगार चला सकते हैं, खुद अपना काम आत्मनिर्भर बन सकते हैं और इससे गरीबी दूर हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो आगे है नरेगा। नरेगा केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई योजना है। इसमें 100 दिनों के रोजगार दिया जाता है। कितने दिनों को? 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। ग्रामीण स्तर पे दिया जाता है। किस स्तर पे? ग्रामीण स्तर पे। ग्रामीण स्तर पे जो है ना, ग्रामीण स्तर पे यह रोजगार दिया जाता है। समझ आइए, रोजगार दिया जाता है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रांटेड योजना की अगर बात करते हैं तो यह 100 दिनों का योजना है। कितने दिनों का? 100 दिनों का योजना है। इस योजना के तो 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। यह सब भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना है। कौन? नरेगा योजना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह चैप्टर आपका जो है ना इंड हो चुका है। समझ आइए, चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद है कि इस चैप्टर को, जितने भी लेक्चर मैंने दिया है, आपको बारीकी नजर से उस लेक्चर को देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने के बाद आप जो है ना, नोट्स बनाने के बाद जो है ना आपका एक अच्छा तैयारी हो पाएगा। उम्मीद करते हैं। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, अर्थव्यवस्था का विकास जो फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर का हम क्या देंगे भैया? ऑब्जेक्टिव देंगे। अब ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के बाद इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। पूरा क्वेश्चन आंसर भी आपको हम लिखाएंगे, समझाएंगे फिर से। तो उम्मीद करते हैं तो आज का क्लास समझ में आया होगा। तो मैं विदा लेता हूं, मैं राजेश। अगला एपिसोड ऑब्जेक्टिव को लेकर आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।